मदन लाल को हमेशा से बेटा चाहिए था। उसकी पत्नी ममता ने 7 बेटों को जन्म दिया था और इस बार वो 8वीं बार गर्भवती थी। हे प्रभु, इस बार भी मुझे बेटा देना, नहीं तो मेरे पति मुझे मार डालेंगे। इस बार ममता ने एक बेटी को जन्म दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बेटी को जन्ने की? जानती है ना लड़की की शादी में कितना खर्चा बैठता है। अब तू मुझे और बेटा नहीं दे सकती ना? ठीक है, तो फिर तुझे अब मरना होगा। उसके बाद मैं तेरी इस बेटी को भी मार दूंगा। ये कहकर मदन ने ममता को मौत के घाट उतार दिया। की बारिश हो रही थी। मदन ममता की लाश को दफनाने जंगल की ओर गया, लेकिन आसमान में कड़कती बिजली उसके ऊपर गिर गई और उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद से ममता की बेटी अपने 7 भाइयों के साथ बड़ी हुई। उन्होंने उसका नाम रिया रखा। आज वो 8 साल की हो गई। आज भाई दूज था। वो हाथ में पूजा की थाली लेकर सबकी आरती करती है। भैया, मुझे आशीर्वाद दो। चल चल, आई बड़ी आशीर्वाद वाली। पैदा होते ही तो तू हमारे माँ बाप को खा गई। ऊपर से तू लड़की है, बोझ है हम पर, बोझ, समझी? तुझे पालने के लिए हम सबको काम करना पड़ता है, समझी? लेकिन घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। आप लोगों के कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, और अब तो खाना बनाना भी सीख गई हूँ। वो तो तुम लड़कियों का काम ही होता है, तुझे करना ही होगा। ये कहकर वो सभी काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो घर के कामकाज में लग जाती है। तभी उसके भाई आ जाते हैं। चल अब हमारे लिए भी खाना लगा। खाना तो अभी नहीं बना भैया। क्या अभी तक नहीं बना? तब से आराम से बैठी होगी। अरुण, जा तो जाकर चूल्हे से गरम लकड़ी लेके आ, जा। वो चूल्हे से गरम लकड़ी लेकर आया। उन भाइयों ने मिलकर रिया को वो गर्मा गर्म लकड़ी लगा दी, जिससे उसके शरीर पर जलने के काले निशान पड़ गए। फिर उन सब ने उसकी खूब पिटाई की। रिया को जलने की वजह से काफी दर्द हो रहा था। माँ, काफी दर्द हो रहा है, बहुत जल रहा है। तो क्या करें हैं? अब अकले ठिकाने आई या अभी भी नहीं आई हैं? चल अब जा और जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना। चल जा, नहीं तो इतनी सुताई होगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी, बता रहे हैं। इसके बाद रिया रोते रोते चूल्हे के पास बैठ गई और खाना बनाने लगी। जैसे तैसे उसने पहले आलू की सब्जी बनाई, फिर नन्हे हाथों से ढेर सारा आटा गूंथ कर सबके लिए रोटियां बनाने लगी। माँ, कितना दर्द हो रहा है। उसने खाना बनाकर सबको परोसा। ऐसे ही समय बीता। अपने भाइयों के अत्याचार सहते सहते ही रिया बड़ी हो गई। उसकी एक सहेली सपना ने उससे पूछा, अरे रिया, तू कब करेगी शादी? तू कब जाएगी ससुराल? सबके नसीब में ये सुख नहीं होता बहन। तू बस अब अपनी शादी पर ध्यान दे और शादी के बाद खुशी से अपना जीवन बिता। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। याद तो मुझे भी तेरी बहुत आएगी। और तू चिंता न कर, मैं गाँव के सरपंच से बात करती हूँ। वो तेरे भाइयों को समझाएंगे और तेरी शादी के लिए मनाएंगे। सपना ने सरपंच से बात की और सरपंच ने उसके भाइयों से कहा, अब तुम सबकी बहन बड़ी हो गई है, उसकी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है। अब तुम्हें जो है उसकी भी शादी करवानी होगी। मैं एक अच्छे लड़के को जानता हूँ, तुम उससे उसकी शादी धूमधाम से करवा दो। लेकिन धूमधाम से शादी करवाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हाँ, माना की जमीन है, लेकिन हम इसके लिए अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, बता रहे हैं। तभी उनका छोटा भाई प्रमोद दौड़ते हुए आया। भैया, अरे हम बर्बाद हो गए भैया, सब बर्बाद हो गया। हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो बंद हो गई, हम सबका काम चला गया। क्या 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 बात कर रहा है? अब क्या होगा? उन सबकी नौकरी चली गई और बचत के नाम पर उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। हमारे पास जो पैसे हैं उससे तो मुश्किल से 1 महीने का ही गुजारा चलेगा। 1 महीने बाद पैसे खत्म हो गए और घर का राशन भी। वो सभी काम की तलाश में थे, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही थी। पिछले 2 दिन से वो सभी भूखे थे। 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। 2 दिन बाद भाई दूज है। मुझे अपने सभी भाइयों का तिलक करना होगा और रुमाल और गोला खरीदना होगा। उसने टेलर की दुकान पर सिलाई का काम करके 2 दिन में कुछ पैसे कमा लिए। उसने उन पैसों से थोड़ा सा चावल दाल खरीदा, साथ ही भाई दूज पर देने के लिए सबके लिए रुमाल और गोला खरीदा। उसके सभी भाई नौकरी की तलाश में शहर गए हुए थे, लेकिन उन्हें वहाँ भी काम नहीं मिला। सारा दिन भटकने के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिली। चलो अब घर चलते हैं। तुझे इन सब के लिए पैसे कहाँ से मिले? वो भैया, 2 दिन के लिए मुझे सिलाई का काम मिला था पप्पू टेलर की दुकान पर। अच्छा, तो अब तू बाहर जाकर काम करेगी हैं? हमारी नाक कटवाएगी? ये जिंदा रही ना तो एक न एक दिन हमारी नाक कटवा कर रहेगी। आज उस पप्पू की दुकान पर काम करने गई, कल को उसके साथ गुलछर्रे उड़ा कर आएगी, फिर हमारी नाक कटवाएगी। इससे तो अच्छा होगा हम इसे यहीं खत्म कर दें। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आप सबकी इकलौती बहन हूँ, मुझे मत मारो। आज भाई दूज है। मैं आप सबका भाई दूज के लिए रुमाल और गोला लाई हूँ। आरती की थाल, ज्योत और तिलक के साथ तैयार रखी है। अरे नहीं चाहिए हमें तेरी जैसी बहन। वो सभी उसे मारने वाले थे कि तभी सरपंच पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है।
गिरफ्तार कर लो इन सबको। हम गांव वालों को पहले ही तुम पर शक था कि तुम सब जरूर ऐसा कुछ करोगे। आखिर हो तो अपने हत्यारे बाप की ही औलाद ना। पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। रिया खूब रोती है। घबरा मत बेटी, आज से तुम मेरी बेटी है और अजय तेरा भाई। तो इसे तिलक कर भाई दूज मना ले और अब से तेरे कन्यादान की जिम्मेदारी हमारी। रिया सरपंच के बेटे के भाई को तिलक कर भाई दूज मनाती है। अब वो सरपंच के साथ उनके घर पर ही रहती है। रिया अब खुशी खुशी उन सबके साथ रहती है। बरखा अपने कपड़ों की अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक एल्बम पर जाती है जिसमें एक फोटो को देखकर उसके आंसू निकल आते हैं। तभी मनीष उसे कहता है, बरखा फिर ये एल्बम खोलकर बैठ गई। 6 साल हो गए हैं, अब तो याद करना छोड़ दो अपने भाई को। जब वो लोग तुम्हें याद नहीं करते तो तुम क्यों अपना मन दुखा रही हो? कैसे याद ना करूं? अगले महीने भाई दूज है, याद तो आएगी ना। और मुझे पता है अनिल भैया भी मुझे याद कर रहे होंगे। काश उस दिन एक बार तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया होता तो हम दोनों भाई बहनों के बीच गलतफहमी ना होती। अनिल जी, ये आपके पापा ने मरते वक्त जो वसीयत बनाई थी उसके हिसाब से आपके और बरखा बिटिया के बीच ये जायदाद बांटी जाएगी। वकील साहब, इसमें हमारे बच्चों के नाम कोई हिस्सा नहीं है, जबकि बरखा की बेटी के नाम पापा जी ने जन्म के वक्त 50 लाख की एफडी पहले ही करवा दी थी। अब बरखा को भी उनके मरने के बाद आधा हिस्सा मिल जाएगा। रागिनी जी, ये एफडी बरखा बिटिया की बेटी के जन्म के समय की है। तो फिर जायदाद में से बरखा को वैसे भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। तभी बरखा भी आ जाती है। बरखा, तुम तो ठीक रही, 50 लाख रुपए भी हथिया लिए और आधी जायदाद भी हड़प ली। पर भाभी हुआ क्या है? बरखा, रागिनी सही बोल रही है। पापा ने लग रहा है तुम्हें ही हमेशा अपनी औलाद माना, तभी मेरे बच्चों के नाम कुछ नहीं कर गए। कैसी बातें कर रहे हो भैया? मैंने कभी इस बात के लिए नहीं सोचा। आप चाहते हो तो मैं सारी जायदाद आपके नाम कर देती हूँ, पर इस तरह से मुझसे रिश्ता तो मत तोड़ो। मतलब तू मेरे नाम ये जायदाद कर दे और दुनिया वाले ये कहें कि मैं बहन के हिस्से के भी पैसे खा गया? ये तो पापा जी को सोचना चाहिए था जब वो जायदाद के कागज बना रहे थे। रागिनी, इसे बोल दो, आज के बाद मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। पर भैया, मेरी गलती क्या है? गलती तेरी नहीं, मेरी है। मेरा ही नसीब खराब है कि तू मेरी बहन है। आज के बाद मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। भैया, पैसों के लिए आप अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दोगे? आप एक बार बोल कर तो देखते, मैं सब कुछ आपके नाम कर देती। दोनों बहन भाइयों को मिले 6 साल हो गए थे। अनिल और रागिनी का 5 साल का बेटा हो चुका था। एक दिन उसके स्कूल से उसके टीचर का फोन आया। रागिनी जी, आपका बेटा अंश प्लेग्राउंड में खेलते हुए बेहोश हो गया है। रागिनी और अनिल अंश को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है, सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। हमें पता चला है कि अंश के दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए आपको हार्ट सर्जन से बात करनी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप बताइए किससे बात करनी होगी? कितने भी पैसे लगे मैं अपने बेटे के लिए लगाऊंगा। देखिए, मेरी नजर में सबसे बेस्ट और जाने माने स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मनीष, जिनकी आज तक एक भी हार्ट सर्जरी फेल नहीं हुई है। मेरी माने तो आपको उनसे अच्छा हार्ट सर्जन कहीं नहीं मिलेगा। डॉक्टर मनीष का नाम सुनकर अनिल और रागिनी चौंक जाते हैं। भैया, आज भाई दूज का त्योहार है। मैं आपको हमेशा अपने हाथों से भाई दूज का तिलक करती हूँ। क्या मैं आपको भाई दूज का तिलक करने आ सकती हूँ? कौन है जी फोन पर? 1 मिनट। आज के बाद दोबारा इन्हें फोन करके बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या फिर तू समझती है कि ये भाई बहन के रिश्ते में जो दरार है उसे तू आंसुओं के सीमेंट से भर देगी? तो ये तू भूल जा। आज के बाद फोन मत कर लेना यहाँ। अनिल, मैंने बरखा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं उसे फोन मिलाते भी। पर रागिनी, ये हमारे बच्चे अंश की जिंदगी का सवाल है। हमें मनीष जी से बात करनी ही होगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है पहले मुझे बरखा से बात करनी चाहिए। पर किस मुंह से मैं बरखा को फोन मिलाऊंगा? देखिए, फोन तो करना ही पड़ेगा। हमारे लिए अंश की जिंदगी बचाना जरूरी है। इसके लिए चाहे मुझे बरखा और मनीष जी के पैरों में ही क्यों न गिरना पड़े। अनिल कांपते हाथों से बरखा को फोन मिलाता है। बरखा फोन उठाती है। अनिल जैसे ही हेलो करता है, 6 साल बाद अपने भाई की आवाज सुनकर बरखा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर वो बोलती है, भैया, आप इतने सालों बाद आपकी आवाज को सुनने के लिए कान तरस गए थे। कैसे हो भैया? रागिनी भाभी कैसी है? मुझे पता चला था कि मेरा एक प्यारा सा भतीजा है, अब तो वो 5 साल का हो गया होगा। बरखा की बातें सुनकर अनिल फूट फूट कर रो पड़ता है। क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है ना? आप रोने क्यों लगे? मुझे बताओ क्या हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। अनिल बरखा को रोते हुए सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बरखा भी घबरा जाती है और रोने लगती है। अनिल उसे बताता है,
बरखा, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मनीष जी ही अंश के दिल का ऑपरेशन कर सकते हैं। उनके अलावा बेस्ट हार्ट सर्जन कोई नहीं है। भैया आप चिंता मत करो, मैं मनीष जी से बात करती हूँ। शाम को जब मनीष घर आता है तो बरखा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मनीष उसे कहता है, बरखा, मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी मरीज की जान बचाना मेरा फर्ज है, पर क्या तुम वो दिन भुला पाओगी जब अनिल और रागिनी ने तुम्हारी 6 साल तक कोई सुध नहीं ली? तुम हर राखी, हर भाई दूज पर अपने भाई का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम्हें रिश्तों से दूर रहने की सजा मिली। कोई बात नहीं मनीष, आज भैया भाभी को मेरी जरूरत है और भगवान भी यही कहते हैं कि भूल तो सभी मनुष्यों से होती है, और अगर आज हमने उनकी मदद नहीं की तो हम भगवान से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। प्लीज आप उनकी मदद करो और एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाओ। बरखा के कहने पर मनीष अनिल और रागिनी के बेटे अंश का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन कामयाब होता है। अनिल मनीष से भी माफी मांगने लगता है, पर मनीष उसे गले लगा लेता है। रागिनी भी बरखा के गले लग जाती है। कुछ दिन बाद अंश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सब लोग मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं और फिर भाई दूज का दिन आता है। बरखा अनिल को भाई दूज का तिलक करती है। बरखा की बेटी शाइना भी अंश को तिलक लगाती है। बरखा मेरी बहन, आज तूने भाई दूज का तिलक करके मुझे माफी दे दी। मेरी बहन, आज तूने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता पक्के धागों से बंधा होता है। और फिर भाई दूज का त्योहार करके अनिल और बरखा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। Thanks for watching.